कल का जो हमारा टॉपिक था दैट वाज अबाउट सिंपल एपिथीलियम एंड कंपाउंड एपिथीलियम, जिसमें हमने कंपाउंड एपिथीलियम तक आई थिंक कर लिया था। कंपाउंड एपिथीलियम को एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि जो चीजें क्लियर नहीं है वो चीजें क्लियर हो जाएं जिन लोगों को। तो कंपाउंड एपिथीलियम की जब हम बात करते हैं, कंपाउंड एपिथीलियम में केवल कुछ चीजें चेंज होती हैं सिंपल से। कंपाउंड एपिथीलियम में जैसे कि सिंपल में एक रो होती है, एक लाइन होती है, कंपाउंड एपिथीलियम में उसी तरह की बहुत सारी लाइंस एक साथ अटैच्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमने सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम देखा था पीछे डायग्राम में, तो सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम में क्या था, एक ही रो आपकी नीचे टिश्यूज की थी, एक ही रो सेल्स की थी जिससे मिलकर आपका सिंपल एपिथेलियम टिश्यू बन रहा था। लेकिन अगर वही लाइन बार बार खुद को रिपीट करती है और एक शीट जैसा निर्माण करती है, तो इस एपिथेलियम को हम सिंपल ना कहते हुए स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का नाम देंगे। पीछे जो हमने डायग्राम देखा था, एक बार अगर इसको हम फिर से देखना चाहें, ये वाला जो था सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, इसमें और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में आप देखेंगे तो केवल यही अंतर है कि यहाँ पे केवल एक ही लाइन है, और जो स्ट्रेटिफाइड है उसमें इसी के साथ सेम कॉम्बिनेशन रिपीट हुआ है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल में देखेंगे तो यहाँ पे क्यूब्स की एक लाइन है, वहां क्यूब्स की एक लाइन के साथ इसके साथ और क्यूब्स भी अटैच्ड हैं, साइड वाइज भी अटैच्ड हैं और अपर वाइज भी अटैच्ड हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम में जो आपका सबसे पहला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, तीसरा है स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर। तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की कैटेगरी में। यानी कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बेसिकली क्या हुआ, जिसमें बहुत सारे लेयर ऑफ सेल्स आपस में स्टैक्ड होंगे, चिपके हुए होंगे, और इनका मेन काम क्या होता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तीनों के काम में एक टर्म कॉमन आ रही है, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट एंड प्रोटेक्ट। इट मींस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज जो हैं उनका मेन वर्क है प्रोटेक्शन का। जो आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम है बेसिकली इनको प्रोटेक्टिव टिश्यू ही बोला जाता है। कॉलुमिनर एपिथेलियम जो है वो प्रोटेक्शन के साथ साथ सिक्रेशन का भी काम करते हैं, और जो स्क्वेमस एपिथेलियम है स्ट्रेटिफाइड वाला, वो प्रोटेक्शन के साथ साथ एब्रेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इसी के फंक्शंस के अकॉर्डिंग, फंक्शंस के बेस पे इनकी जो प्रेजेंस है बॉडी कैविटीज में वो अलग अलग जगह पर होगी। जैसे सिंपल स्क्वेमस जो है ईसोफेगस में, माउथ में और वजाइना में पाया जाएगा। प्रोटेक्टिव टिश्यूज जो है वो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स में होंगे, मेमोरी ग्लैंड्स में होंगे, स्वेट ग्लैंड्स में होंगे। सिक्रेशन और प्रोटेक्शन का काम पर्टिकुलर मेल यूरेथ्रा में जो डक्ट्स हैं और कुछ ग्लैंड्स हैं जिनमें ये पाए जाते हैं। दूसरा जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, कंपाउंड एपिथेलियम का जो एक पार्ट है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम पर्टिकुलर काम करते हैं किसी एक सिचुएशन में एक्सपेंड करने के लिए, स्ट्रेच आउट करने के लिए, और दूसरी सिचुएशन में रिलैक्स करने के लिए। इट मींस लाइक इफ वी टॉक अबाउट यूरिनरी ब्लैडर, जब यूरिन उसमें फिल हो जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर की जो आउटर कवरिंग है वो एक्सपेंड होती है, और जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर खाली होता है वैसे ही जो आपकी आउटर कवरिंग है ब्लैडर की, आउटर जो लेयर है वो अगेन टाइट होने लगती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है इसका बेसिक काम क्या है, एक्सपेंड और स्ट्रेच करने की कैपेसिटी देना। तो यहाँ पे इसकी जो बॉडी में अवेलेबिलिटी होगी वो होगी यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में और यूरेथ्रा में। तीनों ही चीजें ड्यूरिंग द ब्लैडर इज एम्प्टी, तीनों ही चीजें स्ट्रेस्ड आउट रहती हैं, और जैसे ही भर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर वैसे ही इनकी जो लाइनिंग है वो थिक होती है और ये अपने ओरिजिनल साइज से थोड़ा सा स्ट्रेच आउट हो जाते हैं। तो इस तरह से कंपाउंड एपिथेलियम में आपके दो टाइप्स हैं, एक है ट्रांजिशनल और एक है स्ट्रेटिफाइड। ट्रांजिशनल पर्टिकुलर वो हैं जो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग सम पर्टिकुलर कंडीशन। और स्ट्रेटिफाइड कौन से हैं? स्ट्रेटिफाइड में अगेन जिसमें बहुत सारी लेयर्स स्टैक्ड रहती हैं, किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न की अरेंजमेंट रिपीट होती है, जबकि ट्रांजिशनल में भी सेम चीज है बट यहाँ पे एक सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ इरेगुलर शेप के सेल्स कंबाइंड होके इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम को बना रहे हैं। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम के साथ जो स्ट्रेटिफाइड वाला है इसका एक काम और क्या है, जैसे यहाँ पे एक काम तो इसका प्रोटेक्शन का था, दूसरा काम है बॉडी में जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं, केमिकल ट्रांसफर होता है गैसेस का या वाटर्स का या टॉक्सिन्स का, उसमें ये टिश्यूज हेल्पफुल होते हैं। तो जहां जहां पर आपकी बॉडी में ट्रांसफर ऑफ केमिकल्स
हो रहा होगा वहां पर ऑलमोस्ट आपको यही 3 टाइप के टिश्यूज देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं, स्क्वेमस सेल में 2 तरह के आपके मेन होते हैं, एक होते हैं नॉन कैरेटिनाइज्ड और एक होते हैं कैरेटिनाइज्ड। तो कैरेटिन वर्ड जो है ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सुना हुआ होगा। हेयर ट्रीटमेंट होता है एक कैरेटिन वाला, जिसमें हम बोलते हैं कि अगर कैरेटिन ट्रीटमेंट कराया है तो हेयर जो है आपके स्मूथ हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, सिल्की रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज कैरेटिन जो है, कैरेटिन की लेयर आपके शरीर में भी होती है। जो सिंपल जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यूज होते हैं वो कैरेटिनाइज्ड भी होते हैं और नॉन कैरेटिनाइज्ड भी होते हैं, यानी कि कैरेटिन शरीर के अंदर का ही एक केमिकल है। जो कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम है उनका काम क्या है, जैसे ही कैरेटिन उस पे चढ़ेगा, कैरेटिन की लेयर किसी एक टिश्यू पे आएगी, जैसे नीचे आप डायग्राम में देख रहे होंगे ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, उसके ऊपर केराटिन की एक लेयर है। तो ये लेयर क्या काम करेगी, जो अंदर वाटर है, वाटर कंटेंट है, उसको इवेपोरेट होने से रोकेगी, और बाहर से कोई चीज अगर आएगी तो उसको अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जो हमारी स्किन है वो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर बाहर से एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर केराटिन की लेयर इस टिश्यू के ऊपर आ गई है तो यहाँ से कोई भी इवेपोरेशन वाटर का नहीं होगा और ना ही यहाँ से अंदर कुछ जाएगा। मीन्स टू से जो भी न्यूट्रिशन है वो यहाँ पे लॉक हो जाएगा। सेम चीज आपके स्किन के एपिडर्मिस में जब हेयर ट्रीटमेंट में किया जाता है तो उसमें भी यही होता है कि केराटिन प्रॉपर उन टिश्यूज को, जो सेल्स हैं, उनको दिया जाता है, और उसके बाद जो अंदर के न्यूट्रिशन है वो लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हेयर में ड्राइनेस होती है वो खत्म हो जाती है और वो स्मूथ रहते हैं। और नॉन केरेटिन वाले जो आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हैं, इनका बेसिक काम क्या है, ये जो एपिथेलियल लाइनिंग है ईसोफेगस की, लाइनिंग मतलब ये आप देख रहे हो जो आउटर कवरिंग है इसकी, अंदर वाला ईसोफेगस का आपका टिश्यू दिखाया गया है, और इसकी जो आउटर लाइनिंग है, ये आउटर लाइनिंग आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है जो नॉन कैरेटिनाइज्ड है, जिसके कारण ये एक्सपेंड कर पाता है और जितने आपकी बॉडी में मल्टी लेयर सेल्स हैं, एपिथेलियम है, उनको एक सपोर्ट प्रदान करता है। तो इस तरह से स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो है टोटल 3 होते हैं, मतलब उनकी वैरायटी टोटल 3 है। स्क्वेमस भी हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है, कॉलमनर भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। और साथ ही साथ ये तीनों ही या तो कैरेटिनाइज्ड हो सकते हैं या नॉन कैरेटिनाइज्ड हो सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो टोटल इसके 6 वैरायटी हो गई है। लेकिन पार्ट अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो 3 क्लासिफिकेशन यानी 3 क्लासेस इसकी होंगी, और तीनों में ही आपका या तो कैरेटिन वाला या नॉन कैरेटिन वाला अवेलेबल होता है बॉडी में। इसके बाद सेकंड आते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव जैसा कि नाम ही है, ये कनेक्ट करने का काम करेंगे, ये हमने कल भी बात करी थी। तो जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, बॉडी में अलग अलग कंपोनेंट्स को ये कनेक्ट करने का काम करेगा। और बेसिकली ये किस चीज से मिलकर बना होता है, सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स। ये चीज याद रखने वाली है कि कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी 3 चीजें होती हैं, इसको सभी लोग ध्यान रखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। और अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये जितने भी नाम आगे आपको देखने के लिए मिलेंगे ये सब कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोसाइट, मैक्रोफेजेस और एडिपोज सेल, जिसको फैट सेल्स भी बोलते हैं। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। बॉडी में जहां जहां फैट सेल्स होंगे वो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। जो फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोसाइट है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे अभी हमने सेल और फाइबर के साथ एक बात और करी, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने सेल में देखा था एक मैट्रिक्स शेप बनी हुई थी, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस है जहाँ पे कुछ चीजें हमें अवेलेबल हैं। तो मैट्रिक्स यहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू में जो है वो मैट्रिक्स किसकी होती है, मैट्रिक्स बनती है आपकी कुछ ग्राउंड सब्सटेंसेस और फाइबर्स को मिलाकर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू की जब हम बात करेंगे तो उसमें सेल और मैट्रिक्स ये 2 चीजें हैं, और कुछ फाइबर हैं जो सेल के साथ अटैच होते हैं, कुछ फाइबर हैं जो सेल के साथ अटैच नहीं होते हैं, तो उन फाइबर्स को हमने अलग से कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में लिखा हुआ है। फंक्शन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा इसका, जैसा कि नाम ही है इसका, कनेक्शन, कनेक्ट करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट प्रदान करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 अलग अलग चीजें आपको अपने हाथ में पकड़नी है, 2 अलग अलग हाथों में पकड़नी है, आप उन दोनों को एक रस्सी से बांध देते हैं तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या दोनों में कुछ कनेक्शन बना देते हैं तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डंबल होता है, डंबल का जो बीच वाला पोर्शन है जहाँ पे पाइप होता है, अगर आप वहां से डंबल को पकड़े तो बहुत इजीली उसको लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके एक साइड वाले वेट से उसे लिफ्ट करना चाहें
तो जो पाइप उसको कनेक्ट करे हुए है वो पाइप आपको सपोर्ट दे सकता है। उसी तरह का काम आपके कनेक्टिव टिश्यूज का होता है। ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस अभी हम आगे देखेंगे क्या होते हैं शुभम। मैट्रिक्स में कुछ ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर जो हमने लिखा है, ये ग्राउंड सब्सटेंस को अभी हम आगे देखेंगे कि ये क्या है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो फंक्शंस हैं वो क्या होंगे, एक तो सपोर्ट प्रदान करने का फंक्शन करेगा ये, दूसरा अलग अलग कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने का काम करेगा, इट विल कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी। और जब ये कनेक्शन की और सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली क्या है, इट विल प्रोवाइड अ मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिक, ऑक्सीजन रेट वगैरह जितनी भी चीजें ब्लड में मिक्स होके चलती हैं या आपके डिफरेंट फ्लूइड्स में मिक्स होके चलती हैं, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, उन सब के लिए ये एक मीडियम प्रोवाइड करेगा। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। इसके साथ ही अब एक एक करके देखते हैं कि जो जिन सेल्स की हमने बात करी है, जैसे फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोसाइट, ये होते क्या है। तो फिब्रोब्लास्ट बेसिकली क्या है, कोलेजन फाइबर्स से के सिंथेसिस में जो यूज होते हैं, या इलास्टिक फाइबर के सिंथेसिस में जो यूज होते हैं, जो फाइबर्स बन रहा है ना, फाइबर बन कैसे रहा है, उस फाइबर के बनने की जो प्रक्रिया है उसमें जो सेल यूज हो रहे हैं या जो सेल उनको बनाने का काम कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं फिब्रोब्लास्ट। ये फिब्रोब्लास्ट किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में यानी कि एक मैट्रिक्स में अरेंज्ड रहते हैं, और जब ये फिब्रोब्लास्ट मैच्योर होते हैं तो उन्हीं को फिब्रोसाइट कहा जाता है। नीचे जैसे आप डायग्राम में अगर देख पा रहे होंगे, इसको मैं जूम कर देती हूँ। फिब्रोब्लास्ट जो है इस तरह का आपने नीचे एक स्ट्रक्चर देखा, जो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ न्यूक्लिक टाइप के आपको बेसोफिल्स मिलेंगे। जैसे ही ये मैच्योर होंगे तो मैच्योर होने के साथ ये अपने मैट्रिक्स पार्ट को छोड़ देते हैं और ये अपने आप में एक अलग एंटिटी, अलग एक सेल की तरह काम करते हैं। फिब्रोसाइट का एग्जांपल है एसिडोफिलिक। बेसोफिलिक आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म में ही एसिडोफिलिक फिब्रोसाइट्स पाए जाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, फिब्रोब्लास्ट जो है वो प्री मैच्योर कंडीशन में होंगे और जब ये फिब्रोब्लास्ट मैच्योर हो जाते हैं तो यही आपकी फिब्रोसाइट कहलाते हैं। फिब्रोब्लास्ट किन चीजों से मिलकर बने होते हैं और इनका मेन काम क्या होता है। फिब्रोब्लास्ट बेसिकली वो सेल्स हैं जो कोलेजन फाइबर या इलास्टिक फाइबर को जनरेट करती है और आगे मैट्रिक्स में छोड़ देती है। ठीक है, तो फिब्रोब्लास्ट ऐसे सेल्स हैं जो कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, कोलेजन फाइबर भी इसी का हिस्सा है ना कनेक्टिव टिश्यू का, उनका निर्माण यहाँ से शुरू होगा। जैसे हमने सेल में पढ़ा था कि राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, लेकिन राइबोसोम का निर्माण खुद कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में। सेम वैसे ही इलास्टिक फाइबर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा है, कोलेजन फाइबर जो है इलास्टिक टिश्यू का, वो कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा है, लेकिन कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर बन कहाँ रहे हैं, फिब्रोब्लास्ट में। फिब्रोब्लास्ट वाली जो सेल्स हैं वो उनको बना रही हैं और मैट्रिक्स के अंदर छोड़ दे रही हैं ताकि वो कनेक्टिव टिश्यू को बना पाए। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एडिपोज सेल्स या एडिपोज टिश्यूज। जैसे कि इनका नाम ही है एडिपोज या फैट सेल इनको हम बोलते हैं। तो फैट का मीनिंग क्या है, ये इकट्ठा करना स्टार्ट करेगा। तो अगर इनकी शेप की बात करें, राउंडेड सेल्स होती हैं, आगे इसका डायग्राम मैं भी आपको दिखा दूंगी। एडिपोज सेल्स जो हैं राउंडेड सेल्स होती हैं, इनके बारे में जो याद रखने वाली चीजें हैं, दीज आर राउंडेड सेल, और जनरली ये ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं, ये बिना ग्रुप के आपको नहीं मिलेंगी। जब हम इनके वेरी शेप्स को देखने की बात करते हैं तो राउंड शेप में ही बहुत सारे वेरिएबल शेप आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। और इनका मेन काम क्या है, द मेन फंक्शन इज टू स्टोर फैट इन दियर साइटोप्लाज्म। इन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होगा पर्टिकुलर, उस साइटोप्लाज्म में ये फैट को स्टोर करेंगे। प्लाज्मा सेल की अगर बात करें तो प्लाज्मा सेल्स कौन से हैं, जो पर्टिकुलरली ओवल शेप के बेसोफिल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और इनमें कार्ट व्हील न्यूक्लियस नाम की एक चीज होती है। कार्ट व्हील का मतलब क्या है, न्यूक्लियस को ट्रांसपोर्ट करने में जो केपेबल है। कार्ट होती है ना जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह से चीजों को ले जा सकते हैं। प्लाज्मा सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, दे आर रिच इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनका जो फंक्शन है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का प्रोडक्शन करना। जैसे आपका पीछे फिब्रोब्लास्ट का मेन वर्क क्या था, इलास्टिक फाइबर या इलास्टिक कोलेजन का प्रोडक्शन करना, वैसे ही प्लाज्मा सेल्स का मेन फंक्शन क्या है, सिंथेसाइज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन आपके बॉडी में इम्यून फैक्टर को बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, इनको भी आगे हम देखेंगे कि क्या होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स।
ये आप डायग्राम सामने देख रहे होंगे, ये फैट सेल्स का डायग्राम है। वो लगभग लगभग राउंड शेप के हैं, लेकिन इनकी शेप में ही काफी वैरायटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। और जो प्लाज्मा सेल्स हैं, इसमें आपको एक कार्ट व्हील मिलेगा, कार्ट व्हील, और इस कार्ट व्हील के साथ ही आपका ये पूरा न्यूक्लियस जो है अटैच रहता है। कि कार्ट व्हील का बेसिकली काम क्या होगा, ये इस न्यूक्लियस को ट्रांसपोर्ट कराएगा एक जगह से दूसरी जगह। तो ये प्लाज्मा सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद आती हैं आपकी मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, पिगमेंट सेल। इन सबको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इनको हम थोड़ा थोड़ा, हाँ बिल्कुल शुभम, कोलेजन फाइबर जो है वो क्लॉटिंग के समय पर यूज होते हैं। ब्लड में जो क्लॉटिंग होती है वो कोलेजन फाइबर्स की वजह से ही हो पाती है। जो मास्ट सेल्स हैं, मास्ट सेल्स बेसिकली क्या है, जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में उसमें इन्वॉल्व होते हैं। केवल एक जनरल जनरल इंट्रोडक्शन इनके नाम के साथ हम पढ़ते रहेंगे, इन सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। केवल आपको एक नाम के साथ थोड़ा कनेक्शन होना चाहिए कि किस तरह के नाम आपके कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर आते हैं। मैक्रोफेजेस जो हैं, इनका मेन काम होता है जो फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में आ रहे हैं उनको एनगल्फ करना, अलग अलग तरीके से, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। एनगल्फ करने का मतलब क्या होता है, उनको कवर कर देना, ताकि वो किसी दूसरे बॉडी पार्ट तक ना पहुंच पाए या दूसरे बॉडी पार्ट को हार्म ना कर पाए। ल्यूकोसाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको जरूर याद रखेंगे। ल्यूकोसाइट्स जो हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं, या इनको व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। इनके अंदर आपको न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, इस तरह के टर्म सुनने के लिए मिलेंगे। कुल मिला के बात इतनी है, ल्यूकोसाइट्स जो है ये आपकी बॉडी का जो इम्यून पावर है उसकी काउंटिंग को बताता है। अगर आप ल्यूकोसाइट्स की काउंटिंग करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर ml पर ग्राम में, पर ग्राम ऑफ ब्लड में, तो आप टोटल ब्लड में उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। यानी कि आपके पूरे ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स पर्टिकुलर कितनी है आप ये काउंट कर रहे हैं। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, स्टार्टिंग में अभी हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी अगर अभी देखा नहीं है, तो आगे हम ब्लड को जब डीप में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 तरह के लिपिड से मिलकर बनती है। कौन कौन से हैं सभी रिकॉल करेंगे अपने माइंड में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से 3 लिपिड्स आते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। सेम वैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलके बनी होती है व्हाइट ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, और साथ में मोनोसाइट्स, यानी कि 3 है इसमें फिल वाले। व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर 3 फिल वाले टर्म्स हैं, न्यूट्रो, इओसिनो और बेसो, और 2 साइट्स वाले टर्म है, लिम्फो और मोनो। ठीक है, 5 कंपोनेंट व्हाइट ब्लड सेल्स में होते हैं, इनको ही हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है, बॉडी के डिफेंसिव जितने भी वर्क होते हैं, बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ना हो, चाहे इम्यून पावर को डेवलप करना हो, वो सब इन ल्यूकोसाइट्स का ही काम है। इसके बाद आते हैं पिगमेंट सेल्स, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर के सेल हैं। इनका लगभग जो इनका कलर है, स्किन में ब्राउनिश जो कलर आता है, जो स्किन की एपिडर्मिस में ब्राउनिश कलर आता है, वो इन पिगमेंट सेल्स के कारण ही आता है। और जब सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, अंदर वाली स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, तो ऊपर की जो स्किन की लेयर है उसका कलर ये ब्राउन टर्न कर देते हैं। इट मीन्स एक प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंतर्गत यूवी रेज से स्किन को बचाने के लिए स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है वो डार्क होने लगती है, जिसको हम पिगमेंटेशन भी बोलते हैं। इसके बाद आपका मेसेनकाइमल सेल्स हैं, ये बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, और इनके बहुत सारे वेराइटीज पाए जाते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर। ये पर्टिकुलर वो सेल्स हैं ए से लेके ई तक जो हमने देखी हैं, जो कनेक्टिव टिश्यूज की सेल हैं। कल वाले लेक्चर में हमने स्टार्टिंग में देखा था, एक बार अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो आपको शायद थोड़ा सा याद आए। जब हमने कनेक्टिव टिश्यू की बात करी थी तो हमने यहाँ पे बोला था कनेक्टिव टिश्यू में कुछ सेल्स यूज होती हैं और कुछ फाइबर्स यूज होते हैं, जिससे कि कनेक्टिव टिश्यूज बन के तैयार होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स थी, इन सबको अभी हमने एक एक करके देखा कि कौन सी लगभग लगभग किस किस तरह का काम कर रही है। अब एक एक करके देखते हैं कि फाइबर्स जो हैं 3, ये किस तरह का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं फाइबर। कोलेजन फाइबर जो है बेसिकली फ्लेक्सिबल होते हैं, और टेंसाइल स्ट्रेंथ इनमें बहुत ज्यादा होती है, यानी कि ये बहुत ज्यादा टेंशन झेल सकते हैं। अगर स्ट्रेच करते हैं हम किसी वायर को, तो उसकी जो स्ट्रेचिंग पावर है, कितना वो स्ट्रेच होने के बाद झेल पा रहा है फोर्स, उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं।
तो पर्टिकुलर कोलेजन फाइबर्स जो है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। जो चीज जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी वो उतना ज्यादा टेंसाइल फोर्स झेल पाएगी। कोई चीज बहुत ज्यादा रिजिड है, उस पर आप ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो टूट जाएगी। सो कोलेजन फाइबर जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं तो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। और नॉर्मली आपके बॉडी में जितने टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, और जितने भी कनेक्टिव टिश्यू आपकी बॉडी में हैं, उन सभी में ये कोलेजन फाइबर पाया जाता है। और जैसे कि अभी हमने शुभम ने एक टर्म लिखी है कि ब्लड की क्लॉटिंग में कोलेजन फाइबर यूज होते हैं। इट मीन्स ब्लड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ आवर बॉडी जिसमें कोलेजन फाइबर पाया जाता है, और उसी की वजह से ब्लड में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो फ्लो कर पाता है और प्रेशर भी झेल पाता है। ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेशर झेल पाती है ना। तो दूसरे आते हैं आपके इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स बेसिकली क्या है? इलास्टिक का मतलब क्या होता है? आपने स्ट्रेच किया फोर्स लगा के, और जैसे ही फोर्स को रिलीज किया वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाना चाहिए। दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। जब किसी एक पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू को आप स्ट्रेच करेंगे तो जैसे ही फोर्स हटेगा वैसे ही वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएंगे, नॉर्मल साइज उनका वापस अटेन हो जाएगा। स्ट्रेचिंग फोर्स हटाने पर अपनी पुरानी पोजीशन को गेन करना इज नोन एज इलास्टिसिटी। और कुछ फाइबर्स बॉडी में ऐसे होते हैं जो कि इलास्टिक फाइबर होते हैं, जैसे कि आपकी जो आर्टरीज हैं, जितनी भी हमारी ब्लड आर्टरीज हैं, उन सभी का फंक्शन इलास्टिक फाइबर जैसा होता है और उनके अंदर इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं आपके रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर कुछ स्पेशल टाइप के कोलेजन फाइबर हैं जो कि स्पेशल एरियाज में बॉडी के देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम कनेक्टिव टिश्यूज में बात करें, स्प्लीन, लीवर या लिम्फ नोड्स की, तो वहां पर आपको ये रेटिकुलर फाइबर देखने के लिए मिलेंगे, जो है तो एक तरह के कोलेजन फाइबर ही, लेकिन कुछ फंक्शन इनका थोड़ा सा डिफर होता है और ये पर्टिकुलर बॉडी के कुछ ही पार्ट्स में पाए जाते हैं जिनको हम रेटिकुलर फाइबर बोलते हैं। यहाँ पे सामने आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो लगभग सारे ही जो पैटर्न्स हैं वो आपको धागे नुमा स्ट्रक्चर जैसे दिखेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले फिब्रोब्लास्ट सेल थी, ये जिसके अंदर एक लगभग आपको न्यूक्लियस जैसा टर्म कुछ चमक रहा होगा। तो ये फिब्रोब्लास्ट सेल क्या करेगी? मैच्योर होगी। मैच्योर होते ही एक दूसरे सेल में फिब्रोसाइट में कन्वर्ट होगी, और यहाँ से जो आपके फाइबर्स निकलना स्टार्ट हुए हैं, ये फाइबर्स आपके इलास्टिक फाइबर होंगे, कोलेजन फाइबर होंगे या रेटिकुलर फाइबर होंगे। सारे फाइबर्स आपके इन फिब्रोब्लास्ट सेल से ही बनेंगे। अभी हमने देखा था ना स्टार्टिंग में कि फिब्रोब्लास्ट सेल क्या काम कर रही है? फाइबर्स को बनाने का काम कर रही है। मास्ट सेल्स होंगी कुछ, कुछ इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स होंगी जो इस फाइबर स्ट्रक्चर के बीच में ही कहीं फंसी हुई रहती हैं। ये कुछ इस तरह का है जैसे कि आपने एक जाला बना दिया है और उस जाले के ऊपर अगर आपने कोई चीज फेंकी, कोई न्यूक्लियस फेंका, तो वो उसके बीच में फंस के रह जाएगा। उसी तरह से ब्लड के अंदर ये सारे टिश्यूज होते हैं। जो आपका हीमोग्लोबिन है वो भी इसी में होता है, जो वाटर एलिमेंट है ब्लड का वो भी इसी में होता है, यानी कि ये पूरा एक तरह का स्ट्रक्चर है कनेक्टिव टिश्यूज। अब आती है मेन चीज। अभी हमने देखा किस किस चीज से मिलकर बनते हैं, उसमें कौन कौन से सेल और कौन कौन से फाइबर होते हैं, लेकिन मेन क्लासिफिकेशन उनका क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपके जनरल कनेक्टिव टिश्यू, दूसरे आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अभी हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को अगर देखें, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम पहले देखें तो इसको हम ज्यादा इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक टर्म आता है बोन और एक टर्म आता है ब्लड, जिससे हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। बोन्स जो हैं उनमें कैल्शियम मटेरियल होता है। सभी लोग जानते हैं कि अगर कैल्शियम की कमी हुई तो हड्डियों में कमजोरी है। इसका मतलब कैल्शियम जो है आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो आपके बोन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बोन्स विच आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। उसके बाद ब्लड जो है वो आपका हीमोलिम्फोइड टिश्यू होता है तो एक तरह का टिश्यू ही हीमोलिम्फोइड टिश्यू, जिसमें कि लिम्फ होंगे, लिम्फ वर्ड आ रहा है ना, और हीमो यानी कि हीमोग्लोबिन, हीमो ग्रुप होगा। तो हीमोलिम्फोइड टिश्यू का मतलब क्या है? जिसमें हीमोग्लोबिन है यानी कि ब्लड, और लिम्फोइड यानी कि लिम्फ, जिसमें लिम्फेटिक सेल्स हैं। तो ब्लड और लिम्फेटिक जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, वो सारे के सारे आपके हीमोलिम्फोइड टिश्यू कहे जाएंगे। बोन जो कि आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती है, ये भी एक तरह का टिश्यू है। और कार्टिलेज एक वर्ड आपने अगर सुना हो, जो बोन्स के जॉइंट पर भी होता है। आपकी जो नोज है वो भी एक कार्टिलेज की बनी होती है।
कार्टिलेज जो कि बोन से फ्लेक्सिबल ज्यादा होते हैं, बोन की स्ट्रेंथ से थोड़ी कम स्ट्रेंथ होती है, बट मसल्स से थोड़े हार्ड होते हैं, मसल्स की स्ट्रेंथ से थोड़ी कम स्ट्रेंथ इनकी होती है। इट मीन्स कार्टिलेज क्या है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो बोन और मसल के थोड़ा बीच का है, दिखने में आपको हड्डी जैसा लगेगा लेकिन वो फ्लेक्सिबल होता है। जो नाक का जो फ्रंटल पार्ट है, अगर आप उसको टच करके देखें तो स्किन से बहुत ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन बोन के जितना टाइट भी नहीं होता है, वो आपका पर्टिकुलर कार्टिलेज है। ठीक है, तो कार्टिलेज जो कि हाईलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फिब्रो कार्टिलेज, तीन तरह के होते हैं, तीनों ही आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। और जनरल कनेक्टिव टिश्यू की अगर आप बात करें तो लूज, डेंस, म्यूकोइड यानी कि म्यूकस वाले, और एडिपोज यानी कि फैट वाले। तो इनमें, इनके नाम से ही आप इसको याद रख सकते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जिनमें एक लूजीपन होगा, जिनमें कनेक्शन डेंसिटी उनकी बहुत कम होगी। जैसे पीछे ये डायग्राम देखा ना हमने, ये ऑलमोस्ट काफी डेंस है। अगर इस पूरे एरिया को 100% मान लिया जाए तो फाइबर्स वगैरह जो हैं लगभग लगभग 80% में फैले हुए हैं, यानी कि ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसी में अगर ऊपर वाले कुछ पोर्शंस को मैं रब कर दूं और ये खुला खुला हो जाए पूरा जाला जो है, तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। जो डायग्राम में है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। म्यूकोइड टिश्यू यानी कि जो म्यूकस में होते हैं, और एडिपोज टिश्यू यानी कि जो फैट टिश्यूज में पाए जाते हैं। तो चार जनरल कनेक्टिव टिश्यूज हैं आपके, कौन कौन से, लूज, डेंस, म्यूकस, एडिपोज। और तीन आपके स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज हैं, कौन कौन से, जिनमें आपकी बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं और हीमोलिम्फॉइड टिश्यूज हैं। कार्टिलेज के अंदर फिर से तीन है, हाईलाइन, इलास्टिक और फिब्रो। बोन में आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं। हीमोलिम्फॉइड में हीमोग्लोबिन और लिम्फॉइड यानी कि ब्लड और लिम्फेटिक सेल्स आते हैं। तो इस तरह से आपका कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, उसका फंक्शन क्या है, कैटेगरी उसकी आपके सामने है कि कितने तरह के वो होते हैं, और उसमें कौन कौन से सेल्स और फाइबर यूज होते हैं उसको हम पीछे देख चुके हैं। इसके बाद आपका मस्कुलर टिश्यू आता है, इसको मसल्स के साथ हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल इसका एक जनरल क्राइटेरिया दे दिया गया है कि मस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो मेन तीन टाइप के होते हैं। स्केलेटल सिस्टम के साथ जो अटैच होकर चलते हैं, स्मूथ बॉडी ऑर्गन्स के साथ जो अटैच होकर चलते हैं जैसे स्टमक होता है, और कार्डियक मसल्स जो हैं यानी कि जो आपका हार्ट का सिस्टम है वहां पर जो मसल्स हैं उनके साथ जो पूरा मसल सिस्टम अटैच होकर चलता है। तो मसल टिश्यूज, उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। इनको हम आगे डीप में मसल वाले चैप्टर के साथ डीप में पढ़ेंगे। सामने इसका डायग्राम दिया गया है, डायग्राम के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन होता है। और लास्ट में आप क्या आते हैं, नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज, इसको भी हम नर्वस सिस्टम के साथ पढ़ेंगे। बेसिकली ये बहुत सारे नर्व्स को कंटेन करके रखता है, जिसमें पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आता है। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जब इसका फर्स्ट स्लाइड हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसके जितने भी टिश्यूज हैं उनको हम नर्वस सिस्टम के साथ अच्छे से स्टडी करेंगे डीप में। मस्कुलर टिश्यू को मसल वाले टॉपिक के साथ स्टडी करेंगे। फिलहाल एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू ये दोनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं।